Assalamu alaikum class 9th. Today we are starting the fourth chapter named Data Communication and Computer Network. This is on your page number 65. Okay. The question is state, what is data communication? This is your chapter. डेटा कम्युनिकेशन कहते किसे हैं? देखिए, डेटा कम्युनिकेशन जो डेफिनेशन आपके बुक में है, डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. It is process of exchange of data and information between two parties such as human and electronic or computing device. मतलब इसका यह हुआ वजाहत के साथ बिल्कुल वाज़ेह डेफिनेशन है, बहुत आसान है कि डेटा कम्युनिकेशन डेटा के एक्सचेंज को कहते हैं कि डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस या एक इंसान से दूसरी डिवाइस या दूसरे इंसान तक भी अगर हमारा डेटा पहुंच रहा है तो दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन. उसके अंदर फिर ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होती है. उसको एक अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. लेकिन बहरहाल डेटा कम्युनिकेशन एक कंप्यूटिंग डिवाइस से दूसरी कंप्यूटिंग डिवाइस यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर और एक इंसान से एक कंप्यूटर या एक कंप्यूटर से एक इंसान, जब इस तरह डेटा एक्सचेंज होता है तो दिस इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन. द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम. देखिए, डेटा कम्युनिकेशन ऐसे ही परफॉर्म नहीं हो जाती. डेटा कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक ताकतवर और इस इंटेलिजेंट किस्म का डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए. उस सिस्टम की कुछ खुसूसियात होनी चाहिए. वैसे तो बहुत खुसूसियात हैं, लेकिन 3 चीज़ें किसी भी किस्म का डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में मस्ट हैं. उनके बगैर डेटा कम्युनिकेशन परफॉर्म ही नहीं हो सकती. पहला, डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइनेस. डिलीवरी से मुराद ये है कि जब आप डेटा को ट्रांसमिट कर दें तो वो डिलीवर हो जाना चाहिए. जो उसका डेस्टिनेशन नोड है, नोड कहते हैं हम लोग कंप्यूटर की ज़बान में, डेटा कम्युनिकेशन की ज़बान में NODE, नोड मीन द स्टेशन. वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है, वो एक मोबाइल भी हो सकता है, वो कोई दूसरी डिजिटल डिवाइस भी हो सकती है. तो जब आप डेटा को, डिलीवरी से मुराद जब आप डेटा को ट्रांसमिट कर दें तो वो डिलीवर हो जाना चाहिए. एक्यूरेसी, इस तरह डिलीवर हो जाना चाहिए कि एक्यूरेट फॉर्मेट में जाए. जिस फॉर्मेट में आपने उसको ट्रांसमिट किया है उसी फॉर्मेट में उसको रिसीव होना चाहिए. दैट इज़ एक्यूरेसी, ये मस्ट है. टाइमलाइनेस, बहुत ज़्यादा डिले ना करे पहुंचने में. जब आपने उसको रिलीज़ किया, ट्रांसमिट किया, वो उसी वक्त पहुंच जाना चाहिए. दिस इज़ टाइमलाइनेस. तो किसी भी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में याद रखिए कि ये तीनों खुसूसियात होनी चाहिए. अदरवाइज़ आपका डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं है. अच्छा, अब जब डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है और डेटा कम्युनिकेशन परफॉर्म भी हो रही है तो याद रखिए कि आपको डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करना ज़रूरी है. याद रखिए कि डेटा कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास आपके डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में 5 चीज़ें, 5 कंपोनेंट होने चाहिए लाजमी, वरना डेटा कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं होगी. पहला कंपोनेंट मैसेज, दूसरा सेंडर,
तीसरा रिसीवर और चौथा है मीडियम। एक एक करके समझते हैं। मैसेज, वो मैसेज जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका मौजूद होना ज़रूरी है। सेंडर यानी कि जो भेजने वाला है उसका मौजूद होना ज़रूरी है, वो डेटा कम्युनिकेशन का हिस्सा होना चाहिए। रिसीवर, रिसीविंग एंड पर भी कोई रिसीविंग डिवाइस या रिसीविंग ह्यूमन होना चाहिए। मीडियम, मीडियम से मुराद ये है कि वो ज़रिया जो आपके मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा दे, दैट इज़ कॉल्ड मीडियम। मीडियम बहुत सारी किस्म के होते हैं, लेकिन दो किस्म के बहुत मशहूर हैं। एक होता है गाइडेड मीडिया, एक होता है अनगाइडेड मीडिया। जो केबल नेटवर्किंग होती है, जो आपने देखा होगा केबल हमारे घरों पर आ रहे होते हैं, उसके ज़रिए हम नेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड गाइडेड मीडिया। और अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी कि अगर माइक्रोवेव इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे मोबाइल फ़ोन है, हम मोबाइल फ़ोन पे मोबाइल के ज़रिए कहीं भी कॉल कर देते हैं, तो उसके लिए हमें किसी केबल की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बात हो जाती है मोबाइल पे। तो एक्चुअली वो कैसे हो रही है? वो माइक्रोवेव के ज़रिए हो रही है, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, वो इसके ज़रिए हो रही है। तो ये दो किस्म के आपके पास मीडिया है। एक पांचवा आपके पास जो कंपोनेंट है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक निगरान की हैसियत रखता है। जब आप कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस वक्त कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं जिनको फॉलो करना होता है डेटा कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए। सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स द डेटा कम्युनिकेशन, जो उसको गवर्न्स कर रहे होते हैं, यानी कि उसकी निगरानी कर रहे होते हैं। तो ऐसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। बहुत सारी किस्म के प्रोटोकॉल हैं। या इवन ये कि जब आप ईमेल करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। जब आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो ब्राउजिंग के लिए भी आपको HTTP नाम के प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। या आप जानते हैं HTTP ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपके ब्राउज़र पे जब आपकी वेबसाइट खुलते हैं तो लिखा हुआ आ जाता है, यानी कि वो पहले से एक्टिवेट होता है। बहरहाल, तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं। ओके, नाउ देयर आर सम डिवाइसेस नेसेसरी फॉर डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आपको इनका तारुफ भी ज़रूरी है। डिवाइसेस देखें बहुत सारी हैं डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं। जिसमें से एक है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। एम्पलीफायर का मतलब होता है फैलाना, प्रोपेगेट करना। देखिए, जब एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज चलना शुरू हो जाता है, रवाना हो जाता है, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो या टाइम कम हो तो याद रखिए कि आपका सिग्नल थोड़ी सी देर में कमज़ोर पड़ जाता है, अपनी एनर्जी खो देता है। तो इस सूरत हाल में बीच में दरमियान में रिसीवर और सेंडर के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर केबल यूज़ हो रहा है तो उसमें भी, और अगर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रही है तो उसमें भी हम एम्पलीफायर डिवाइस यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं। तो ये एम्पलीफायर क्या करते हैं कि जब किसी भी वीक सिग्नल को जब ये देखते हैं तो उसको ये एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, उसको ये रीजनरेट कर देते हैं। तो जो मैसेज है वो एक्यूरेसी के साथ टाइम पे डिलीवर हो जाता है, यानी कि वही जो शुरू में हमने बात की थी। नंबर 2, राउटर। राउटर से पहले मैं आपको स्विच समझा देता हूँ। स्विच इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू एनी स्मॉल नेटवर्क, स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क। ये देखिए, ये आपके पास स्विच है। आपने देखा भी होगा कि स्विच आमतौर पर आपके कंप्यूटर को, जो इंडिविजुअल कंप्यूटर है आपके घर पे, आपके उस कंप्यूटर को किसी
छोटे नेटवर्क के साथ, जो आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसके साथ कनेक्ट करने के काम आता है। इसका और इससे ज़्यादा फंक्शन नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। अगर इससे मज़ीद जिम्मेदारी कोई अदा करता है तो वो एक इसकी इंटेलिजेंस है। तो स्विच जो है उसका बुनियादी काम आपके कंप्यूटर को, यानी कि एक इंडिविजुअल नोड को आपके नेटवर्क से कनेक्ट करना है। ऑन अदर हैंड राउटर का काम इससे ज़रा बड़ा है। ये बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में मिलाकर उसको किसी बड़े नेटवर्क से कनेक्ट करता है। राउटर से, यानी ये जैसे आपने नोट किया होगा कि फ़र्ज़ कीजिए आपके घर पे 3 कंप्यूटर हैं और तीनों आपने एक स्विच के ज़रिए एक छोटा सा नेटवर्क बनाया हुआ है 3 कंप्यूटर्स का स्विच के ज़रिए। तो वो छोटा सा नेटवर्क बन जाएगा, लोकल लेन बन जाएगा, स्विच के ज़रिए लेन बनेगा। और अब आपको उसके ऊपर इंटरनेट चाहिए तो आपने नोट किया होगा कि केबल नेट बाहर से आकर आपके स्विच के अंदर प्लग हो रहा होता है। तो जब वो प्लग हो गया तो आपने देखा कि तीनों कंप्यूटर में नेट स्टार्ट हो गया। तो कैसे? एक्चुअली वो केबल जो आपके स्विच के अंदर कनेक्ट कर रहा है, केबल नेट वाला, वो किसी राउटर से आ रहा है, तो उस राउटर का काम ही यही है कि उसको जो भी छोटा सा नेटवर्क मिलेगा, उस राउटर का कनेक्शन किसी भी छोटे नेटवर्क से कर देंगे तो उसको वो बड़े नेटवर्क से कनेक्ट कर देगा। और सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो इंटरनेट है। राउटर के पास एक्चुअली इसलिए भी इंटेलिजेंट डिवाइस है ये कि इसके पास एक राउटिंग टेबल होता है। राउटिंग टेबल से मुराद ये है कि इसके पास अपने आप से कनेक्ट होने वाले तमाम नेटवर्क्स और उन नेटवर्क्स के तमाम कंप्यूटर्स की मुकम्मल मालूमात होती है। इसलिए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में राउटर को इस्तेमाल करते हुए, जब हम राउटर इस्तेमाल करते हुए डेटा कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो चांसेस ऑफ एरर बहुत कम होते हैं, क्योंकि इस राउटर के पास अपनी राउटिंग टेबल के अंदर सेंडर और रिसीवर और उनके प्रोटोकॉल्स और उनके मीडियम्स और उनकी दीगर जो लवाजमात हैं, उन सब की मालूमात इसके पास होती है। तो सेंडर की मालूमात है, यानी कि सोर्स मैसेज भेजने वाला, डेस्टिनेशन की मालूमात है, उसका भी उसके पास एड्रेस उसको भी पता है, इसको उसका एड्रेस पता है कि डेस्टिनेशन इसको इस मैसेज को जाना कहाँ है, तो उसकी मालूमात भी इसके पास है। इसको ये भी पता है कि केबल की क्वालिटी क्या है, केबल की जो बैंडविड्थ है, जो डेटा रेट है वो क्या है, सब इसको पता होता है। इसलिए एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि स्विच की जिम्मेदारी थोड़ी कम होती है इससे। ये राउटर है। आपने देखा होगा DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर, जो आपके घरों पे रखे हुए होते हैं, वो इस किस्म के होते हैं। उसमें एक एंटीना भी होता है, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। ओके, हब और स्विच में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हब का काम भी वही जो मैंने स्विच का बताया, लेकिन हब के मुकाबले में स्विच जो है वो ज़्यादा स्मार्ट होता है। वजह क्या है कि एक स्विच के ज़रिए अगर आप किसी नोड को, किसी कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो आपका जो नेटवर्क की जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर नहीं पड़ती। अगर हब के ज़रिए अपने कंप्यूटरों को आप कनेक्ट करेंगे तो कुछ ही अरसे के बाद आपके कंप्यूटर्स के जो कनेक्शन है या उनमें जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो थोड़ा सा स्लो पड़ जाएगा। वजह उसकी ये है कि स्विच अपने अंदर कनेक्ट होने वाले, अपने साथ कनेक्ट होने वाले तमाम कंप्यूटर्स को रीजनरेट करता रहता है। कंप्यूटर को जो रीजनरेट करने से मेरी मुराद है कि कंप्यूटर से ट्रांसमिट होने वाले या रिसीव होने वाले मैसेजेस को या डेटा को वो रीजनरेट करता रहता है। हब ऐसा कुछ नहीं करता। हब सिर्फ कनेक्ट करता है, स्विच उनको रीजनरेट भी करता है, सिग्नल्स को रीजनरेट भी करता है। तो ये है आपके स्विच का काम। अच्छा, एक और टॉपिक है हमारे पास, सिग्नल इम्पेयरमेंट, सिग्नल ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट कहते हैं बिगाड़ को। सिग्नल इम्पेयरमेंट, जो ट्रांसमिशन के अंदर है कुछ बिगाड़ आ रहा है, ट्रांसमिशन के अंदर सिग्नल वीक पड़ रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, स्लो हो रहे हैं, या एक्यूरेसी खो रहे हैं, या उसके अंदर और दूसरे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो
हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन में इम्पेयरमेंट आ गई। इम्पेयरमेंट की बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं: एटीन्यूएशन, डिस्टॉर्शन, नॉइज़। एटीन्यूएशन किसे कहते हैं पहले समझ लेते हैं। एटीन्यूएशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। ए सिग्नल लॉस इट्स एनर्जी ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम। एटीन्यूएशन उसको कहती है जब आपका जो भेजा हुआ मैसेज जो है वो जिस मीडियम पे सफ़र कर रहा है, जिस मीडियम पे वो ट्रैवल कर रहा है, वो मीडियम, उस मीडियम के अंदर मौजूद सिग्नल जो है वो अपनी ताकत खो दे, अपनी एनर्जी खो दे। तो क्या होता है कि आपके पास पांचों कंपोनेंट होने के बावजूद आपका डेटा जो है वो एक्यूरेट नहीं जाता। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम अपनी प्रॉपर्टीज़ खो रहा होता है क्योंकि सिग्नल अपनी ताकत खो रहा है। वजह क्या है? इम्पेयरमेंट आ गई। इम्पेयरमेंट कौन सी किस्म की आई? एटीन्यूएशन आई। तो एटीन्यूएशन का मतलब है जो सिग्नल आपके मैसेज का कैरियर है। कैरियर से मुराद ये है कि आपका मैसेज उसी पर सवार होकर अपनी मंजिल तक जा रहा है, तो वही कमज़ोर पड़ गया तो टाइमलाइनेस बिगड़ जाएगी, एक्यूरेसी बिगड़ सकती है। डिस्टॉर्शन मीन्स चेंज इन द शेप ऑफ सिग्नल। चेंज इन द शेप ऑफ सिग्नल मतलब ये है कि डेटा जिस तरीके से, जिस अंदाज में निकला, उस अंदाज में डेटा जो है वो पहुंचा नहीं। डिस्टॉर्शन आपने सुना होगा कि कभी कभी पुरानी टेलीफोन लाइनों पर हम जब बात करते थे तो आपने नोट किया होगा कि उसके साथ एक हिजिंग साउंड आती थी। जैसे रेडियो में जब हम ट्यूनिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त एक हिजिंग साउंड चल रही होती है, तो टेलीफोन पर भी ये हिजिंग साउंड आया करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्नल जो है, जो आपके आवाज़ को, आपके मैसेज को कन्वे करने के लिए जा रहा है, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है। वो अपना शेप, अपनी शक्ल खो रहा है, तो उसकी शक्ल तब्दील हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल सिग्नल की शक्ल ऐसी थी और तो उस सिग्नल के 2 एम्पलीट्यूड या तो छोटे हो गए ऐसे, या बड़े हो गए, कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर शामिल हो रहा है, तो डिस्टॉर्शन पैदा हो जाती है। एक्यूरेट आपके पास साउंड जो है वो नहीं आप प्रोवाइड कर सकेंगे। नॉइज़, अनवांटेड सिग्नल दैट मिक्स अप विद द ओरिजिनल सिग्नल। ये इस तरह का इसका मफहूम है कि उसकी मीनिंग है कि आपके सिग्नल के साथ कोई दूसरा सिग्नल अटैच हो जाए। आपने ये सिग्नल सेंड किया, अब कोई दूसरा सिग्नल आया और इसके साथ अटैच हो गया, तो सिग्नल की शक्ल जो है ये बन गई। तो इससे क्या होगा कि नॉइज़ क्रिएट होगी, शोर क्रिएट होगा। अब दो सिग्नल्स अपनी मंजिल पर जा रहे हैं, निकला ट्रांसमिट एक ही हुआ था, उसके साथ दूसरा एक सिग्नल या 2 या कई सिग्नल उसके साथ मिल गए और वो उसी सिग्नल का हिस्सा बन गए, तो सिग्नल की शेप तब्दील हो जाएगी और जब वो रिसीविंग एंड पर पहुंचेगा तो वो मुख्तलिफ शक्ल के साथ पहुंचेगा। उसको जवाब कुछ और मिल रहा होगा, मुमकिन है कि उसको आपकी अलावा किसी और की आवाज़ भी आ रही हो, क्रॉस टॉक शुरू हो जाए। तो जनाब ये सिग्नल इम्पेयरमेंट। अच्छा, अब रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव। रेडियो वेव एक्चुअली ओमिनी डायरेक्शनल कुछ लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, जो आपके हर वक्त आपकी फ़िज़ा में, आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं। जितने भी रेडियो हैं, जितने भी टीवी हैं और कॉर्डलेस टेलीफोन हैं, वो सब के सब रेडियो वेव्स पर चल रहे होते हैं। रेडियो वेव्स किसी एक एंटीना से ट्रांसमिशन शुरू होती है और जहाँ तक उसकी रेंज होती है वहाँ तक जो भी रिसीविंग डिवाइस उसको मिलती है वो उसके अंदर ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देती है। जस्ट ट्यूनिंग करने की, उस स्टेशन को ट्यून करने की ज़रूरत होती है। ऐसा आपने देखा होगा कि आपके रेडियो वगैरह में ऐसा ही होता है, FM रेडियो, AM रेडियो वगैरह। ये देखें, इस तस्वीर पर गौर करें कि ये आपका स्टेशन है
और यहाँ से जब इसको ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई, ये आपका एंटीना है, ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो ये देखिए आप, हर तरफ ये फैलती है। तो इसकी जद में, इसकी रेंज में जो जो डिवाइसेस आएंगी, रिसीविंग डिवाइसेस, ये उन पर ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा। लेकिन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मुमकिन है कि आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट हो कि आम तौर पर वो लाइन ऑफ साइट को फॉलो करती है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन से पहले सुन लीजिए कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन है वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन पे चल रहे होते हैं। हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, एसएमएस कर रहे होते हैं, तो वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन ही पर हम लोग ट्रांसमिट कर रहे होते हैं अपने डेटा को। तो मैंने कहा कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इन लाइन ऑफ साइट को फॉलो कर रही होती है। लाइन ऑफ साइट से मुराद ये है कि रिसीविंग डिवाइस और ट्रांसमिटिंग डिवाइस बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, अलाइन होने चाहिए। अब ऐसा कैसे मुमकिन है? मोबाइल तो आदमी लेके घूमता है, तो उसको हम उन एंटीनास की जो हमारे अतराफ़ में आपने देखे होंगे, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना डिफरेंट कंपनीज के लगे हुए होते हैं, तो उनकी पैरेलल कैसे कर सकते हैं, उनकी हम अलाइन कैसे रख सकते हैं? तो उसका इलाज ये है, उसका हल ये है कि ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ जो लाइन ऑफ साइट है, वहाँ पर डिफरेंट एंटीनाज खड़े किए हुए हैं। देखें, लाइन ऑफ साइट से मुराद ये है कि अगर इस जगह पर खड़े होकर हम इस एंटीना को देखना चाहें तो हमें अलाइनमेंट के साथ वो एंटीना नज़र आ जाए। इसकी लॉजिकल डिस्क्रिप्शन यही है कि अगर हम इस जगह से खड़े होकर इस जगह को, इस एंटीना को देखना चाहें तो हमें ये दिख जाए। तो ये है लाइन ऑफ साइट। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, टेरेस्टेरियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन स्पेशली, जिस पर हम बात कर रहे होते हैं मोबाइल पे, ये इसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो जब ये यहाँ पर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये लाइन ऑफ साइट क्रिएट कर दी गई है, तो अब ज़मीन पर रहने वाले जो लोग हैं उनको अपने मोबाइल को लाइन ऑफ साइट पर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस एंटीना से जो आपको बाहर नज़र आ रहे होते हैं, आपके मोबाइल कनेक्ट हैं, वो एंटीना ज़मीन पर जो लगे हुए होते हैं, वो एंटीना भी इन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं, इन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर लाइन ऑफ साइट मेंटेन हो गई है। तो यहाँ पर ऑन अर्थ, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर आपकी लाइन ऑफ साइट क्रिएट हो चुकी है। तो आपको अपना, इसीलिए मोबाइल फ़ोन को हम लेके घूम सकते हैं, उसका नाम ही मोबाइल है। कहीं पे भी ले जाए, अगर हम उसको ले जाएं तो हमारी बात हो जाएगी, इसलिए कि लाइन ऑफ साइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्रिएट हो चुकी है। ये बहुत ज़बरदस्त और बड़ा इनकलाब था डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में जिस वक्त ये आया था। तो बेटा ये मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, और इसको ज़रूर पढ़िएगा। इस चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर है, अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें तो। अल्लाह हाफिज़।